गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, यानी द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। बच्चा ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर में हम ये इमेजिन जरूर करेंगे कि एक्चुअली सन सन जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। पूरे इकोसिस्टम हमारे अर्थ में जितना भी होता है इन सब के अंदर में सन इज नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सन के अलावा और भी बहुत सारे जगह है और भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं जिसमें से सोलर एनर्जी पहुंच नहीं पाता एंड कोई और सिस्टम जो होता है वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए मैंने लिखा कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये दो प्रकार के होते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी दो प्रकार का मतलब एक होता है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। एक होता है सोलर इकोसिस्टम। सोलर के पास बाद में जाएंगे। पहला होता है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, यानी जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स होता है जो समुद्र के अंदर में, सी के अंदर में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं अर्थ के अंदर में, उस होल से प्रोड्यूस होता है सल्फर। जो सल्फर प्रोड्यूस होता है जो होल होता है उसको बोलते हैं वेंट, VENT, वेंट। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट से जो सल्फर प्रोड्यूस होता है वो सल्फर का जो 15% सल्फर, 15% सल्फर जो होता है वो सल्फर क्या होता है, जाके सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर में कन्वर्ट होता है। एंड आपको ये पता है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बनता है इन वाटर के अंदर में जो बनता है वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कुछ केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरिया का सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ही होता है। यानी सम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया utilizes the energy from the inorganic substances of H2S and sulfate and prepare their own food and maintain the ecosystem that is called deep sea hydrothermal ecosystem। एंड इसके अंदर में जो हाई प्रेशर होता है, इसके अंदर में जो हाई प्रेशर होता है एंड उसके अंदर में जो सल्फर का जो रोल होता है उसके अंदर में एनर्जी फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए उसके अंदर में डीप सी हाइड्रोथर्मल एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के अंदर में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एंड ये पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी अपना केमोसिंथेसिस के जरिए में प्रोसेस करता है। अभी कोई बच्चा ने मान लो पूछा था मुझे कि क्या वो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट से जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी से बैक्टीरिया अपना खाना बनाता है, क्या वो खाना आके बाकी हमारे इकोसिस्टम के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होता है? देखो बेटा, बैक्टीरिया को कौन खाता है ना, बैक्टीरिया को वहीं के अंदर उसी के पास है कुछ यूकैरियोट्स होते हैं, खाते हैं, पहले भी खाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट आ गया प्लांट के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया प्लांट एनिमल दोनों के अंदर में। ये स्टोरी है, उसको मैं बोलूंगा नहीं अभी। मेरा मतलब है कि जो उस बैक्टीरिया जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं समुद्र के अंदर में डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम जो बनाते हैं, तो अकेला बैक्टीरिया तो है नहीं। जब इकोसिस्टम बनता है यानी उसके अंदर में उस बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स खाता है। अगर यूकैरियोट उस बैक्टीरिया को खाएगा तो उसके अंदर में यानी यूकैरियोट्स को और थोड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, थोड़ा और बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, यानी वो हाइड्रोथर्मल के अंदर में लिमिटेड रहेगा। मान लीजिए वो बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म खा खा के बड़ा फिश खाएगा, अगर बड़ा फिश अगर इंसान के पास आ जाएगा तो इतना तक जाता नहीं है आमतौर पर, लेकिन बड़ा फिशेस जो होते हैं वहां पर ऊपर आता है जिसके अंदर में सनलाइट आता है, राइट। तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम चलता है। लेकिन वो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है वो एक इकोसिस्टम रहेगा, यानी बैक्टीरिया को खाएगा यूकैरियोट्स, यूकैरियोट को छोटा और हायर ऑर्गेनिज्म खाएंगे, यानी वो कुछ लिमिटेड एनवायरमेंट यानी उसी अंदर में रहेगा जहां तक सनलाइट पास नहीं हो पाता है। यानी ये भी एक इकोसिस्टम था। यानी क्लियर आंसर यही हो गया कि डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम से एनर्जी हमारे जो एक्वाटिक
टॉप लेयर ऑफ द वाटर लेवल, या हमारे तक जो एनर्जी पहुंच नहीं पाता है। क्लियर हो गया, पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जनरली यानी आप अगर ऐसे जोड़ोगे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसको हमें मानेंगे नहीं। क्लियर है, यानी वो उसी अंदर अंदर में रहेंगे। उनका नाम है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। डन हुआ। ये जो मैंने दिखा रहा था आपको, अगर मैं थोड़ी सी बड़ा कर दूं, इधर देख लो, ये जो डीप सी हाइड्रोथर्मल एक्सपेरिमेंट है, इकोसिस्टम है, ये समुद्र के अंदर वाला पार्ट है। वहां से सल्फर का फ्लो होता है, ये वेंट होता है, पोर होता है। एंड जो सल्फर का फ्लो होता है, ये सल्फर 15% सल्फर जो होता है सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है पानी के अंदर में। इस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, एंड फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना बनाता है, एंड उसको बाकी इकोसिस्टम के अंदर में वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका नाम डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, इट अकर थ्रू डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। ओके, नाउ हम अब पढ़ेंगे कि मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी सन होता है। सन जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है उसको हमें किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने देखने वाली बात होगा। तो देखो सन, यानी मैं यहाँ पर एक लाइन कहूंगा, आप नोट कर लो कि एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर बाकी जो भी हमारे इकोसिस्टम्स होते हैं उन सब का सोर्स सन होता है। यानी एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अभी सन से जो एनर्जी होता है, कितना सन के पास एनर्जी है ये किसी को पता नहीं है, इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी डाटा को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इस मामले में एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र होता है, एंड एनसीईआरटी का लाइन ही क्वेश्चंस वगैरह में आएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ट है। तो अभी यहाँ पर जो मैं यही कहूँगा कि सन जो होता है इसके पास करीब करीबी बहुत सारे रेडिएशंस होता है, लेकिन करीब करीबी 50% से कम एनसीईआरटी कहता है। लेस देन 50% देखो, लेस देन 50% जो एनर्जी होता है वो होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एंड ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है उसके वेवलेंथ होता है 400 से 700 नैनोमीटर तक। तो जिस रेडिएशन का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होता है, उसी वेवलेंथ को बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एंड ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन सोलर सिस्टम या सन के पास 50% से कम होता है। यानी सन का जितना एनर्जी है तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 50% से कम है। तो ये तो गया डाटा, लेकिन इन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में से एनसीईआरटी कहता है 2 से 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस ओनली एंड ओनली फॉल ऑन द प्रोड्यूसर और द फॉल ऑन द बायोस्फीयर या फॉल ऑन द इकोसिस्टम्स, यानी फॉल ऑन द प्रोड्यूसर और ग्रीन प्लांट हियर एंड फोटोसिंथेसिस विल बी अकर। जितना कितना है आई डोंट नो, वी डोंट नो नथिंग, बट जितना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है उससे 2 से 10% सिर्फ प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ता है। तो प्रोड्यूसर उसको खाना बनाता है, लेकिन प्रोड्यूसर जितना खाना बनाता है वही होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वही होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, राइट। हम इसको प्लांट बोलते हैं, हम इसको पहला ट्रॉपिक लेवल भी बोलते हैं, जैसे एनसीईआरटी बोला। फिर क्या होता है बच्चा कि ये जो प्रोड्यूसर से हॉर्बिवोर के पास है कुछ एनर्जी जाएगा, जो एनर्जी जाएगा उसको वो 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी जाएगा, यानी वो बात मैं कहूंगा अभी। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ कि जो प्रोड्यूसर के पास है 2 से 10% रेडिएशन आने के बाद जो खाना बना उसको बोलेंगे जीपीपी, उसको बोलेंगे जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन ये जीपीपी अपने रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद जो बचा के रखेगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल को, उसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन प्रोड्यूसर लेवल, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो बचा के रखता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल
The amount of energy synthesized by producer is called GPP. The amount of energy available का मतलब it is left and it will be transferred from producer towards the higher trophic level. यानी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को जो ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी. ओके, एंड ये जो प्रोड्यूसर के पास है जितना एनर्जी सिंथेसिस हुआ सनलाइट से वो जीपीपी, जितना बचा उधर जाने के लिए तो कितना बचा ना, ओनली 10% बचा. 90% एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस हो गया है. अभी कहूंगा उसके बारे में लॉ. एंड अभी 10% इनके पास आया. अब जो 10% इनके पास आया, हर्बीवर के पास जो 10% आया, अभी 10% आया, फिर इनके पास जितना एनर्जी था वो एनर्जी में से 90% है, उसमें से 90% हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगा एंड ओनली 10% एनर्जी कार्निवर के पास ट्रांसफर होगा. सिमिलरली इन सेम तरीका से कार्निवर से 10% एनर्जी टॉप कार्निवर के पास जाएगा एंड बाकी 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा, जो एनर्जी दोबारा वापस नहीं आएगा, यानी दोबारा वापस लिविंग सिस्टम के अंदर में एंट्री नहीं करेगा. राइट, तो वो चला गया मतलब एकदम से मतलब एटमॉस्फेयर में एनर्जी स्प्रेड आउट हो गया. मेरा ये सवाल यही पर है कि जो प्रोड्यूसर्स ले लिया हर्बीवर से मतलब हर्बीवर ले लिया प्रोड्यूसर से एनर्जी, फिर कार्निवर ले लिया इससे, फिर टॉप कार्निवर ले लिया कार्निवर से. तो इस तरीका से जो एनर्जी फ्लो चलता है, ध्यान रखो, जो चलता है एनर्जी फ्लो, अगर प्रोड्यूसर मान लीजिए मर गया तो उसको डिकम्पोज करेगा साप्रोट्रोप्स. डिकम्पोजर होते हैं, ये डिकम्पोजर का नाम होता है आर्थवर्म होता है, बैक्टीरिया होता है एंड मशरूम होता है, मिलीपेड होता है एंड डंग बीटल होता है, टर्माइट होता है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. नाउ जो भी प्लांट मरेगा तो डिकम्पोजिशन होगा एंड हर्बीवोर्स मरेंगे, यानी हर्बीवोर यहाँ पर मैंने इंसेक्ट बोला, ये मरेंगे तो भी डिकम्पोज होगा. अगर कार्निवोर्स यानी बर्ड्स मरेंगे तो भी डिकम्पोज होगा. टॉप कार्निवर यानी ईगल्स मरेंगे तभी डिकम्पोज होगा. तो सबको डिकम्पोज होना ही है. तो डिकम्पोज मतलब डिस्ट्रॉयड. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो यही जो होता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस से. मेरा एक ही बात करना है कि जब बीच में कोई फूड चेन चलता है, बीच में कोई ट्रॉफिक लेवल का डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहीं पर एनर्जी फ्लो खत्म होता है. कौन सा एनर्जी ना, 10% फ्लो ऑफ एनर्जी. अभी मैं कहूंगा क्वेश्चन के हिसाब से मैं कुछ आंसर करने वाला हूं. यहां पर क्या होता है, प्रोड्यूसर कितना एनर्जी सन से लिया, दैट कैन बी इमेजिन. 2 से 10% रेडिएशन है, लेकिन प्रोड्यूसर के पास जितना जीपीपी हुआ उन जीपीपी से 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर हुआ. इसको कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी. द एनर्जी ट्रांसफर टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल नेवर रिट्राइव टू द प्रीवियस वन एंड इट इज कॉल्ड लीनियर फैशन ऑफ एनर्जी फ्लो एंड 10% लॉ इज ओबे. मैं बताऊंगा इसके बारे में. एंड यही है हमारा ट्रॉपिक लेवल एंड यही है हमारा इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो के बारे में. अगर हमें यही कंटेंट हमें बताते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन इसी ट्रॉपिक लेवल के अंदर में है. आप इस ट्रॉपिक लेवल में कुछ क्वेश्चन को मैंने बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये. फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, गिव इट्स लिमिटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. व्हाट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, यहां मैं बता देता हूं. द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो वाज प्रपोज्ड बाय रेमंड लिंडमैन इन 1942. रेमंड लिंडमैन लिखूं, इसमें आता है रेमंड लिंडमैन इन 1942. ध्यान देने वाली बात है, रेमंड लिंडमैन इन 1942 proposed the 10% law of energy which is flowing in a ecosystem of a particular food chain. करीब मतलब यानी फूड चेन से ये मानता है, लॉ मानता है. रेमंड लिंडमैन प्रपोज किया था. तो व्हाट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, गिव इट्स लिमिटेशन. तो लॉ ऑफ एनर्जी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंथेसाइज्ड इन द प्रोड्यूसर लेवल, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल से only 10% level is 10% energy is transferred from the one trophic level to another trophic level
and that energy is not retrieved to the producers again. This linear fashion of energy flow in the ecosystem is called 10% law of energy. Okay, यही है 10% flow of energy. Also describe nutrient and energy after decomposition. बड़ी अच्छी बात है कि जब डिकम्पोजिशन हो जाता है, कि अब हमें डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद क्या होता है ना, मान लीजिए इसके पास से 100 किलो जूल था जीपीपी, तो इनके पास है एनपीपी, बचा के कितना रखेगा, बचा के रखेगा यानी 10% जो जाएगा, 90% खर्चा हो जाएगा हीट में, 90% खर्चा होने के बाद 10% जो बचेगा, यानी 100 था यानी 10 बचा, 10 इधर जाएगा, तो हर भी भर के लिए 10% हो जाएगा उसका जीपीपी, यानी 1% होगा एनपीपी। फिर यही एनपीपी इधर जाएगा, इसका एनपीपी इसका जीपीपी बराबर होगा, तो इसका जो जीपीपी होगा 1 हो जाएगा कार्निवर के पास है, तो जीपीपी 1 मतलब 0.1 हो जाएगा इसका एनपीपी, तो इनका जीपीपी हो जाएगा 0.1 अगेन। मेरा ये कहने का मतलब हर्बीवर्स प्रोड्यूसर के पास था 100 किलो जूल था जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो वहां से जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 100 का मतलब है तो 10% जाएगा ना, जो जाने वाला है दैट इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। याद रखना पॉइंट को, अवेलेबल एनर्जी, यानी इसकी अवेलेबल एनर्जी 10 किलो जूल होगा। सिंथेसाइज जीपीपी था 100, अवेलेबल एनर्जी 10, जो अवेलेबल एनर्जी वही एनपीपी, अभी एनपीपी 10, तो प्रीवियस का एनपीपी उसके हर्बीवोर का जो हो जाएगा, प्रोड्यूसर का एनपीपी हर्बीवोर का जीपीपी होगा, तो इसका जीपीपी हो जाएगा 10 यानी एनपीपी हो जाएगा 1, तो कार्निवर का जीपीपी हो जाएगा 1 यानी एनपीपी हो जाएगा 0.1, तो टॉप कार्निवर का जीपीपी हो जाएगा 0.1 एंड एनपीपी आगे तो है नहीं फूड चेन, अगर एनपीपी देखा जाएगा अवेलेबल इनके पास है 0.01 है, राइट, 01 किलो जूल का हो तो किलो जूल या जूल का हो तो जूल। तो यही है एनर्जी फ्लो का रोल एंड तरीका। मेरा यही कहने का मतलब यही था कि ऑल्सो डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट एनर्जी एंड एनर्जी आफ्टर डिकम्पोजिशन। यस, लेकिन ये जो 10% एनर्जी फ्लो हो के जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन कहा कि अब अगर मान लीजिए हर्बीवोर मर गया, वो डिकम्पोज होगा, उसके अंदर में एनर्जी था वो क्या कहाँ हुआ, क्या गया, एंड उसके अंदर में जो न्यूट्रिएंट था वो क्या हुआ ना। बेटा आफ्टर डिकम्पोजिशन, मैंने यहाँ पर कुछ जरूर बोला होगा टर्म में, इधर लिखा हुआ है सैप्रोटॉप्स के पास है, मैं जो कहता हूं उधर से देखो, आप लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूं आफ्टर डिकम्पोजिशन द न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स दैट विल बी रिसाइकल्ड, बट द एनर्जी रिलीज्ड from this decomposition process is never retrieves, rather the energy is never come back to the biological system, rather energy will be transferred in the form of a heat and that heat will be spread, the spreading heat in the atmospheres represent the second law of thermodynamics। अब रिपीट करूंगा दोबारा, बड़ी बात है। अब जो यही बात था मैंने अभी शायद बोल दिया कि न्यूट्रिएंट क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट विल बी रिसाइकल्ड, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट सी एंड इट नेवर रिट्राइव्स टू द बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो एनर्जी आता है वो रिट्राइव नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा स्वीट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द इकोसिस्टम्स। आप करो इकोसिस्टम में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द इकोसिस्टम। भाई साहब एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का होगा तो शायद आप कर लोगे। मैं बताता हूं, आप ध्यान देकर सुना करो। डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द इकोसिस्टम, या फूड चेन या एनर्जी फ्लो डायग्राम के अंदर में फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इकोसिस्टम, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझेंगे। बेटा फर्स्ट लॉ व्हाट इज दिस, सबको पता है। द एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही पढ़े हम लोग, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंस्टेंट। लेकिन ये तो लॉ है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, लेकिन हाउ इट इज अप्लाइड, हाउ इट इज जस्टिफाइड इन द इकोसिस्टम। यस, कैसे ना, इन द इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, इन सब के अंदर में क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर में ना, जितनी एनर्जी यहाँ पर कार्निवोर को एनर्जी
टॉप कार्निवर एनर्जी, हर्बीवर एनर्जी एंड प्रोड्यूसर एनर्जी, इन सबके एनर्जी को अगर मिला देंगे, सबके एनर्जी को मिला देंगे तो क्या होगा ना, उतनी एनर्जी होगा जितनी एनर्जी सोलर सिस्टम के द्वारा इस प्रोड्यूसर के पास फोटोसिंथेसिस के द्वारा हार्वेस्ट हुआ है। यानी यानी इन एन इकोसिस्टम टोटल एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम इज कांस्टेंट, यानी सबके एनर्जी को मिला देंगे तो कांस्टेंट होगा। इट जस्टिफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ समझा? ओके। सेकंड लॉ को जस्टिफाई करना बच्चों के लिए दिक्कत होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ने से हार्डली समझ में आपको आएगा, मैं कह देता हूं समझ आ जाएगा मेरे क्विकली। पहले सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ में केमिस्ट्री में हम लोग दो लॉ पढ़े हैं। एक लॉ होता है एनर्जी फ्लो फ्रॉम द, या हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हॉट रीजन टू कूल रीजन, बट कूल टू हॉट इज नॉट पॉसिबल। यानी सेकंड लॉ का बेसिक मीनिंग यही है कि जो हीट एनर्जी यानी थर्मोडायनामिकल रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, यही है सेकंड लॉ। थर्मोडायनामिकल रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, ये सेकंड लॉ याद रखना। सेकंड का लॉ का अनदर तरीका से डिस्क्राइब होता है, जिसको क्या बोलते हैं सेकंड लॉ के लिए अनदर तरीका से ना, उसको बोलते हैं एंट्रोपी के टर्म में, रैंडमनेस के टर्म में, डिसऑर्डरलीनेस के फॉर्म में। डिसऑर्डरलीनेस ये कह रहा हूं, वर्ड याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या होता है डिसऑर्डरलीनेस से ना? सेकंड लॉ कहता है जो एनर्जी एवरी टॉपिक लेवल से जो 90% एनर्जी लॉस होता है, इधर देखो बड़े बड़े करके लिख दिया, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टुवर्ड्स द हर्बीवर्स only 10% energy will be transferred. That energy was NPP. NPP of a producer transferred to the herbivores, and that NPP of a producer is the GPP of a herbivore. It's okay, but the 90% energy of a producer is lost in the form of a heat. Is lost in the form of a heat. मतलब सारे प्रोड्यूसर को हर्बीवर खा नहीं पाएगा। Lost in the form of a heat. Exactly. हर्बीवर से कार्निवर के पास जब 10% जाएगा, मतलब इनके पास जितना एनपीपी था, इनके पास जितना जीपीपी आया था इनसे, मतलब इनका एनपीपी इनका जीपीपी, अब इनके पास जीपीपी जितना था उसका 10% है, एनपीपी बन के इधर जाएगा, लेकिन 90% क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में खर्चा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एटमॉस्फेयर में जब चला जाएगा फिर उसी तरीका से 10% एनर्जी जाएगा, तो एवरी टॉपिक लेवल के बीच में 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एंड ये जो एनर्जी बायोमास का एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी दोबारा किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर में एंट्री नहीं करेगा। इसीलिए एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज ए लीनियर फैशंस एंड वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इन ए लीनियर फैशन। तो वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब वो एनर्जी वापस नहीं आएगा। अब रिप्रेजेंट करो सेकेंड लॉ, जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, देखो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मतलब वो मान लो हीट एनर्जी, सपोज मेरे पास अभी हीटर चल रहा है, तो जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर में जो हीट एनर्जी जा रहा है वो पूरे स्प्रेड हो के एनर्जी की रैंडमनेस बढ़ता है। जब रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, जो रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, तो उस रैंडमनेस को बोलते हैं डिसऑर्डरलीनेस। डिसऑर्डरलीनेस इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट रिप्रेजेंट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मगर जो एनर्जी निकलता है वो एनर्जी की रैंडमनेस इंक्रीज करता है, डिसऑर्डरलीनेस इंक्रीज करता है, हीट एनर्जी स्प्रेड करता है, उसी को रैंडमनेस कहते हैं। एंड दैट जस्टिफाई द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कैसे जस्टिफाई करा ना? वो एनर्जी वापस नहीं आएगा, थर्मोडायनामिकल रिवर्सिबल प्रोसेस इम्पॉसिबल, एंड दूसरा उसका रैंडमनेस बढ़ा, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आया समझ में? वेरी गुड। तो इस तरीका से हमने पूरा कर दिया आपके एनर्जी फ्लो के बारे में, जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया। एंड बता देने के बाद यहाँ पर मैं शायद बता चुका हूँ आपको, साप्रोट्रोप्स जो डिकम्पोज करता है, डू नॉट स्टॉप एनर्जी फ्लो, रादर दे सर्व एज ए फाइनल डेस्टिनेशन within a biological system. After decomposition, inorganic nutrients are recycled, but the energy lost to the atmosphere in the form of heat, and that heat will be spreaded out to it. Its disorderliness increases and its randomness increases, so that
सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज जस्टिफाइड। दो क्वेश्चन से मैंने बनाया, दो क्वेश्चन से बनाया। अगर मैं ये दो क्वेश्चन से छोड़ देता हूं, आपके पास अगर कैपेबल है या आपके किसी टीचर के पास भी कैपेबल है, बायोलॉजी टीचर के पास है, तो सॉल्व करके दिखा दें, मान जाऊंगा। सॉल्व करके दिखा दें भाई, मान जाऊंगा। क्वेश्चन मैंने कंपोज करा, क्वेश्चन मैंने बनाया, क्वेश्चन जस्टिफाइड है। अगर आपको लगता है कि आपका टीचर कर लेंगे, इट्स माय चैलेंज कि आप इसको शो करो। बढ़िया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन से जो होता है, इन ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन टर्शियरी कंज्यूमर इज। ऐसे ही क्वेश्चन 2024 नीट में आया था, जिसमें बोला गया था कि प्रोड्यूसर के पास 10 जूल एनर्जी है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी रहेगा, जिसका आंसर था 0.1। ठीक है, लेकिन मैंने उसी को मॉडिफाई करा। इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द कंज्यूमर इज, कितना होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन को मैं तुम्हें सॉल्व करा दूं, मुझे तो पता है क्वेश्चन से, मैं तुमको सॉल्व करा देता हूं। देखो बेटा, ये होता है प्रोड्यूसर, जैसे ये होता है प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर होता है, ये होता है मान लीजिए हम कह देंगे प्राइमरी कंज्यूमर। चलो, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। इधर से होता है टर्शियरी कंज्यूमर। आगे तो है नहीं, मैंने इतना ही बोला। तो प्रोड्यूसर के पास से कितना एनर्जी हुआ ना, प्रोड्यूसर के पास है क्वेश्चन के हिसाब से, प्रोड्यूसर के पास है एनर्जी हमारा कितना था ना, प्रोड्यूसर के पास है इन ग्रासलैंड क्वेश्चन 10,000 किलो कैलोरी। प्रोड्यूसर के पास है एनर्जी सिंथेसाइज हुआ 10,000 किलो कैलोरी। देख लो ना, प्रोड्यूसर के पास हुआ 10,000 मतलब 30 किलो कैलोरी। ध्यान देना, किलो कैलोरी में एनर्जी का यूनिट रखा। फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन का समरी क्या है। 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी यानी फोटोसिंथेसिस करा, यानी इसका मतलब है ये 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो पक्का जीपीपी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करा। मैंने ये नहीं लिखा कि अवेलेबल, तो ये जीपीपी से जब जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास है 10% जाएगा। तो जीपीपी में जो 10% जाएगा, तो अगर हमें यही देखेंगे, यहां से 10% जाएगा, तो यानी कितना गया, यहां पर कितना गया, 1,000 किलो कैलोरी जाएगा। 1,000 किलो कैलोरी जाएगा बेटा, देख लिया, 1,000 जाएगा 10,000 में से, जो जाएगा यानी 90,000, यानी 9,000 जो था वो हीट फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। तो एग्जैक्टली हमें इसके पास कितना जाएगा, 100 किलो कैलोरी जाएगा। कितना जाएगा, 100 किलो कैलोरी जाएगा। इनके पास कितना जाएगा, टर्शियर के पास है इधर 10,000 किलो कैलोरी। एक सेकेंड है, अच्छा बेटा देखो, अरे ये देख लो, मैं ये कहता हूं कि इसमें 10,000 किलो कैलोरी था, 10,000 किलो कैलोरी जीपीपी था, तो यानी 1,000 था इसका एनपीपी। वो 1,000 इधर गया, बिल्कुल 1,000 इसका जीपीपी हो गया। इसका जीपीपी जो 1,000 हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर के पास है 1,000 किलो कैलोरी, तो इसका एनपीपी कितना होगा, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया ना। इधर देखो, यहाँ पर ये था 100 किलो कैलोरी, जो 100 किलो कैलोरी एनपीपी इनके पास जीपीपी था, 1,000 किलो कैलोरी जीपीपी था, तो 100 इसका रहेगा, आगे जाएगा। ये 10,000 था, 1,000 गया, मतलब 10,000 किलो कैलोरी से इनके पास जीपीपी था, तो 10,000 में से गया कितना, 1,000 गया। तो 1,000 इनके पास क्या है, 1,000 इनके पास है, अगर जीपीपी है, इनका 100 हो जाएगा एनपीपी। बेटा 100 अगर इनके पास हो जाएगा एनपीपी, एक सेकंड सेटिंग करता हूं, हाँ ये दिख रहा है। तो अब हमें क्या करेंगे, इनके पास देखो, पहले प्रोड्यूसर के पास कितना था, 10,000 था, 10,000 किलो कैलोरी था। एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन के अंदर में यही है कि 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी, राइट।
इसके पास था 10,000 किलो कैलोरी, 10,000 किलो कैलोरी बेटा। 10,000 में से इसका एनपीपी कितना है 1000, तो एनपीपी इधर गया, यानी इसका जीपीपी 1000, तो हमें जीपीपी में ले लेते हैं। 10,000 से बचा इसके पास 1000, 1000 से गया इनके पास है 100, 100 से इनके पास से जाएगा 10, 100 से इनके पास जाएगा 10, बिल्कुल सही बात है। 100 से इनके पास जाएगा 10 किलो कैलोरी। जरा बात सुना करो। अच्छा, यही जो था जीपीपी, ये सब इनके पास भी जीपीपी, क्योंकि इनका जो एनपीपी, इनका जो जीपीपी, इसका एनपीपी, इसका जीपीपी, इसका एनपीपी, ऊपर वाला का जीपीपी, नीचे वाला का एनपीपी, यानी ये जो 10 किलो कैलोरी क्या है इसका जीपीपी, ये अवेलेबल, मतलब कितना एनर्जी अवेलेबल है नेक्स्ट टॉपिक लेवल को, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी अवेलेबल है। आप देखा करो, क्योंकि ये जो 1000 किलो कैलोरी इसका जीपीपी, 100 किलो कैलोरी इसका जीपीपी, 10 किलो कैलोरी टर्शियरी कंज्यूमर का जीपीपी, तो टर्शियरी कंज्यूमर का एनपीपी कितना है 1 किलो कैलोरी। क्वेश्चन ने एनपीपी पूछा, तो 1 किलो कैलोरी, और बेटा जो 1 किलो कैलोरी होता है, 1 किलो कैलोरी होता है इक्वल टू 4184 जूल, ये कन्वर्जन फैक्टर है, 4184 जूल ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो यानी आंसर बी इज द राइट आंसर, इसमें बी इज द राइट आंसर, 4184 जूल। आपको सेम तरीका से ये किलो कैलोरी का कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर किसी का सॉल्व हो गया वो मुझे कमेंट करेगा यूट्यूब के अंदर में, ये क्वेश्चन से तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन से तुमने किसी को बताओगे नहीं, ठीक है ना, ये बताओगे नहीं, किलो कैलोरी में उधर यूनिट एनर्जी गिवन है, ठीक है ना, किलो कैलोरी में गिवन है, ऑप्शन में जूल में दिया गया है। अगर बायोलॉजी टीचर को बताओगे नहीं तो आपका बायोलॉजी टीचर इसको कर नहीं पाएगा, राइट। एंड अगर ये क्वेश्चन का कंटेंट है, आप उनको नहीं बताओगे, ये वाला क्वेश्चन से वो कर नहीं पाएगा, आप चेक कर लेना। इसके आंसर्स मैंने जो मुझे बताएगा, पूछेगा, मैं उसका आंसर सॉल्व करके उनको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एनर्जी फ्लो मैंने डिटेल से पढ़ा दिया, आगे नेक्स्ट में हमें फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ेंगे।